रात के 8 बज चुके हैं और हाज़िर हूँ मैं आप लोग के सामने इस चैनल पर पहली बार एक ऐसी क्राइम की कहानी को लेके जिस कहानी के बारे में कई बार मुझसे डिस्कस किया गया। कई बार मुझसे लोगों ने कहा कि सर इस कहानी को सुनाओ। अच्छा, मैं इस कहानी को जानबूझकर सुनाता ही नहीं था, क्योंकि इस केस के बारे में जब मैंने पढ़ा था, इस केस के बारे में जब मैंने स्टडी की थी, आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं तो अमूमन इस तरीके के केसेस हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो मैंने भी सोचा था कि एक नॉर्मल सा केस होगा। हालांकि साल 2012 का ये केस था, तो उस समय उम्र भी इतनी नहीं थी, तो उस समय केस के बारे में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या कुछ हुआ होगा। तो अब लोग जब कहते हैं कि सर निर्भया की कहानी सुना, तो ऑलमोस्ट मैं अपने चैनल पर लगभग 1000 एपिसोड कवर कर चुका हूँ, दोनों चैनल को मिलाकर। और अब ये मैंने नया चैनल इसलिए बनाया है ताकि इस चैनल को मैं अवैध संबंधों से दूर रख सकूँ, एक साफ़ सुथरी आप लोग को क्राइम स्टोरी सुनाऊं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो, आप सब लोग बार बार कहते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एक बार निर्भया की कहानी सुनाओ। तो मैंने इस कहानी के बारे में डिटेल में पढ़ा। लेकिन दोस्तों, जब मैंने डिटेल में इस कहानी को पढ़ा तो शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि इस कहानी के अंदर वही सब कुछ होगा जो नॉर्मली जो केसेस आते हैं निकल के होता है। लेकिन जब मैंने इस कहानी को वाकई में डिटेल में पढ़ा दोस्तों, तो उसके बाद मुझे यकीन ही नहीं हुआ, ना कि अपने देश के अंदर बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा क्राइम कभी ज़िंदगी में शायद ही हुआ हो। ये एक ऐसा क्राइम था कि जब मैंने इसको पढ़ा तो 2 रातों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। मैं जब इस केस की तैयारी कर रहा था, मैं बताऊं आपको, तो 2 रातें ऐसी थी कि मैं ठीक से सो नहीं पाया। अगर आप किसी फील्ड में होते हैं तो आपको उस फील्ड के अंदर तक उतरना पड़ता है। इसी वजह से मैं जब इस कहानी को बहुत डिटेल में डिस्कस अपने जो मेरे स्क्रिप्ट राइटर हैं उनसे भी कर रहा था, और जब मैंने खुद इस कहानी में जो खासकर रुचि इसलिए थी क्योंकि आप सब लोग बोलते थे, तो वाकई ये कहानी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा। 2 रातों तक इसने कहानी ने मुझे सोने नहीं दिया। असल में इस कहानी की अगर देखें तो इस कहानी की जो इंसिडेंट हुआ था ये 16 दिसंबर साल 2012 में हुआ था। लेकिन मीडिया में ये जो खबर आई थी वो 2 दिन के बाद आई थी, 18 दिसंबर साल 2012। अच्छा, मीडिया में 2 दिन के बाद इसलिए आई थी, अब आप इसमें मीडिया को भी जिम्मेदार नहीं मान सकते, क्योंकि अमूमन इस तरीके के केसेस होते रहते हैं और शुरुआत में हर किसी ने यही सोचा था कि ये नॉर्मल इसी तरीके का केस होगा। लेकिन बाद में जब इस लड़की की कहानी लोगों को पता चली और जब मीडिया में ये पूरी खबर आई तो हर कोई दहल के रह गया था। और उन दिनों हर कोई निर्भया के बारे में बात करता था, चाहे वो निर्भया को जानता हो, चाहे वो निर्भया को ना जानता हो। उसके बावजूद भी हर कोई एक दूसरे से यही पूछता था कि निर्भया ठीक तो है, वो ठीक तो हो जाएगी। हालांकि निर्भया को कोई पर्सनली नहीं जानता था। निर्भया जो थी वो एक बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी। पहले देहरादून में पढ़ती थी, बाद में दिल्ली में आकर फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स करने लगी। उसका एक दोस्त भी था जो शायद यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था और शायद इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और निर्भया अपने पढ़ाई के प्रति, अपने काम के प्रति हमेशा बहुत आगे तक सोच रखती थी। निर्भया इसलिए भी ब्राइट स्टूडेंट थी कि वो अपने परिवार को जो एक अंधकार होता है गरीबी का, उससे भी निकालना चाहती थी। निर्भया चाहती थी कि वो अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसीलिए निर्भया पहले देहरादून में पढ़ती थी, बाद में इंटर्नशिप पर वो दिल्ली में आकर फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रही थी। तो 16 दिसंबर का ये वो दिन था कि जो निर्भया का दोस्त था और निर्भया थी, निर्भया जो थी अपने माता पिता के साथ में पालम गांव में रहा करती थी। तो निर्भया की और निर्भया के दोस्त की बात होती है, क्योंकि संडे का दिन था। तो उन दिनों आमिर खान की मूवी नई नई आई थी तलाश। तो निर्भया और निर्भया के दोस्त में ये बातचीत होती है कि चलो आज संडे भी है तो तलाश मूवी देख लेते हैं। अब निर्भया वो भी कहती है कि चलो ठीक है, मिलो आज। उसके बाद निर्भया अपने घर तो बताती नहीं है कि वो मूवी देखने जा रही है, बल्कि निर्भया अपने घर पर यह बताती है कि वो किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रही है। उसके बाद में निर्भया और उसका दोस्त मिलते हैं और उसके बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं मॉल में। अब चूंकि संडे का दिन था, तलाश मूवी आमिर खान चूंकि एक बड़े सुपरस्टार हैं तो उनकी मूवीज़ के जो टिकट थे वो मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्हें जो 4 बजे वाला शो होता है उस शो में इन्हें टिकट नहीं मिलते हैं। उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि अब संडे का दिन है, मिले हैं तो कोई ना कोई मूवी देख कर ही जाएं। उसके बाद में इवनिंग शो में ये लोग लाइफ और पाई देखते हैं। लाइफ ऑफ पाई एक मूवी आई थी, उसको देखते हैं और लगभग 9:15 बजे के आसपास इनका वो जो लाइफ ऑफ पाई का शो होता है वो शो समाप्त होता है। उसके बाद में दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद में अब ये लोग अपने लिए ऑटो देखने लगते हैं।
क्योंकि इन लोगों ने सोचा था कि ऑटो पकड़ के ही घर चले जाएंगे। थोड़ी देर तक तो ये रोड पर खड़े होकर ऑटो का इंतज़ार करने लगते हैं। अब उसी बीच में एक ऑटो भी आ जाता है। चूँकि दिल्ली का एक रूल भी है दोस्तों, अगर आप लोग दिल्ली गए होंगे तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जो ऑटो वाले होते हैं, ऑटो चालक होते हैं, वो मीटर से जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो बस अपना मोटा मोटा किराया बता देते हैं कि इतना किराया पड़ेगा। अब जो निर्भया थी वो भी एक स्टूडेंट थी, जो इसका दोस्त था वो भी एक स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट लाइफ में पैसे की थोड़ी किल्लत रहती है, तो ये दोनों मोल भाव करते हैं। आखिरकार कोई जब तैयार नहीं होता है तो इन्हें एक ऑटो वाला मिल जाता है। वो कहता है कि वो मुनीरका तक जाएगा, मुनीरका से तुम्हें छोड़ देगा, वहाँ से कोई बस पकड़ लेना है, कोई ऑटो पकड़ लेना। ये दोनों भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, मुनीरका तक तो ये जा ही रहा है। उसके बाद में ये लोग मुनीरका पहुँच जाते हैं। जब ये लोग मुनीरका पहुँचते हैं तो उस समय तकरीबन जो समय रहा होगा वो लगभग 9:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा। अब वहाँ से भी कोई ऑटो जो था वो पालम गाँव के लिए जाने के लिए था ही नहीं, इसलिए ये वहाँ पर खड़े होकर वेट करते रहते हैं। इसी बीच में एक वाइट कलर की बस आती है, जो कि एक चार्टर्ड बस थी। उसके शीशे ब्लैक थे, पर्दे पड़े हुए थे। अब वाइट कलर की जो बस आती है इनके पास आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का जो था वो आवाज़ लगाता है कि तुम लोग कहाँ जाओगे। अमूमन अगर कोई बस जा ही रही होती है, कोई सवारी देखते हैं तो पूछ ही लेते हैं, इसमें कोई नई बात तो थी नहीं। लिहाजा जो निर्भया थी और ये दोनों थे, ये बताते हैं कि पालम गाँव तक हम लोग जाएंगे। तो जो बस वाला जो लड़का जो आवाज़ लगा रहा था वो कहता है कि चलो ठीक है, बैठ जाओ, हम भी उसी साइड जा रहे हैं, तुम्हें छोड़ देंगे। जब ये दोनों लोग बस के अंदर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि बस के अंदर एक ड्राइवर है, एक वो कंडक्टर है जिसने आवाज़ लगाई थी, और 3 लोग और जो शायद सवारी हैं, जो ड्राइवर सीट से दूसरी वाली सीट पर बैठे हुए थे। अब ये दोनों भी बस के अंदर हो जाते हैं। उसके बाद में जो 3 लोग जो सवारी बैठी हुई थी वो उनसे एक सीट छोड़कर उससे पीछे वाली सीट पर ये लोग जाकर बैठ जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में इन्हें ये पता चलता है कि ये लोग जिनको 2-3 जो लोग बैठे हुए थे उनको सवारी समझ रहे थे, दरअसल वही उनका स्टाफ था पूरा। टोटल 6 लोग थे उसमें। राम सिंह जो कि बस का ड्राइवर था, एक मुकेश कुमार, एक जो व्यक्ति था उसका नाम विनय शर्मा था, एक का अक्षय ठाकुर, एक का पवन गुप्ता, एक का जुबनैल, ये नाम थे उन लोगों के। अच्छा, जो वो लोग थे वो बस से कहीं से आ नहीं रहे थे। दरअसल जिसकी भी बस थी और ये लोग जो ड्राइवर था ये चलाता था, तो उस दिन छुट्टी थी, संडे का दिन था। तो इन लोगों ने सोचा चलो घूम के आते हैं। उसके बाद दिल्ली में बस ऐसे ही ये बस को घुमा रहे थे, और उसके बाद में इन लोगों ने शराब वगैरह खरीद रखी थी, शराब वगैरह पी भी रखी थी। उसके बाद में ये लोग मिल जाते हैं। उसके बाद में ये लोगों को बिठा लेते हैं। और जब ये लोग अंदर बैठे हुए थे, निर्भया और निर्भया के दोस्त, तो उसी समय जो 3 सवारी जिसको ये समझ रहे थे वो 3 लोग कुछ अलग अलग तरीके से कमेंट पास करने लगते हैं निर्भया के ऊपर और निर्भया के दोस्त के ऊपर। अब ये सारी चीज़ें जो थी वो निर्भया के दोस्त को कहीं ना कहीं बुरी लगती हैं, इसलिए वो इन सारी चीज़ों का विरोध करता है, वो झगड़ा करता है। और बाद में शायद निर्भया के दोस्त को ये रियलाइज़ भी होता है कि उसे जानबूझकर उकसाया गया था। बाद में जब वो झगड़ा करता है तो ये सारे के सारे लोग उसके ऊपर सीधे हो जाते हैं। उसको बस में ही जो रॉड रखी हुई होती है उस रॉड से बहुत ज़्यादा मारते हैं। उसके सर पे भी रॉड मारते हैं। जब उसके सर पे रॉड पड़ती है तो तकरीबन वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। लेकिन उसे इतना होश था कि जब वो बेहोशी की हालत में था तो उसी समय निर्भया को ये लोग खचेड़ कर बस की पीछे वाली साइड में ले जाते हैं। बस की सारी लाइटें बंद कर देते हैं और उसके बाद में जो बस की पीछे वाली जो लंबी सीट होती है उस सीट की तरफ ले जाकर बस की सारी लाइटें लगभग ये लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद में ये 6 के 6 लोग जो होते हैं वो निर्भया के साथ में बारी बारी से रेप करते हैं। ना कि रेप करते हैं बल्कि इनकी गाड़ी में जो पाना होता है, जो रिंच होते हैं, कुछ रॉड वगैरह होते हैं, वो सारी ही चीज़ें निर्भया के प्राइवेट पार्ट में भी ये लोग डालते हैं। कुछ इस तरीके की हैवानियत ये लोग उस लड़की के साथ में करते हैं कि जिसे मैं यहाँ पर लफ्ज़ों में बयां कर नहीं पाता। क्योंकि दोस्तों जितनी भी आप चीज़ें सोच सकते हैं, जितनी भी भयानक चीज़ें आप सोच सकते हैं, वो सारी ही चीज़ें निर्भया के साथ में की गई थी। और दोस्तों लगभग 10 से 10:30 या 11 बजे के आसपास का समय होगा और ये जो बस थी ये दिल्ली की सड़कों पर तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी। दिसंबर का महीना, ठंड का महीना, और 3 थानों के चक्कर ये बस लगा रही थी। बसंत विहार, बसंत कुंज और बसंत कुंज नॉर्थ। पर्दे पड़े हुए थे और इस दौरान कई पुलिस थाने भी आए, कई पुलिस की पेट्रोलिंग वाली गाड़ियाँ भी बराबर से निकली और बस के अंदर चीख पुकार हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी किसी को कोई सुनाई नहीं पहुँची क्योंकि बस के सारे गेट बंद थे, ऑलमोस्ट पर्दे पड़े हुए थे, बस के अंदर अंधेरा था, तो किसी को निर्भया की चीखों की आवाज़ तक नहीं पहुंची। उसके बाद में जब ये लोग निर्भया के साथ में पूरी तरीके से दरिंदगी कर लेते हैं, निर्भया की हालत ऐसी थी कि दोस्तों उसके पेट से उसकी अतड़ियाँ तक बाहर आ गई थी। अब इन लोगों को लगता है कि निर्भया जो है शायद मर चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि चलो निर्भया मर चुकी है,
तो इसका जो दोस्त है उसको भी मार देते हैं। फिर एक रॉड फिर से उसके दोस्त के ऊपर मारी जाती है, उसके सर पे मारी जाती है। उसके बाद में ये लोग मुनीरका के पास से जो फ्लाईओवर है उसके नीचे जाकर थोड़ा सा सन्नाटा होता है। वहीं पर ये लोग बस को थोड़ा स्लो करते हैं और स्लो करने के बाद में उन दोनों के यानी निर्भया को और उसके दोस्त को वहीं पर फेंक देते हैं। और इस दौरान उन्होंने इन दोनों के जिस्म पे से एक एक कपड़ा उतार लिया था। अब उसके बाद में इन लोगों का प्लान ये था कि ये तेज़ रफ्तार बस लेके आए और इन दोनों के ऊपर से उतार के ले जाएं ताकि लोगों को ये लगे कि ये एक्सीडेंट का मामला है। लेकिन निर्भया का जो दोस्त था शायद ये थोड़ा होश में था, और जब ये लोग पीछे को बस बैग में लेके गए थे, अब उधर से जब तेज़ी में बस लेके आ रहे थे, तो इसी दौरान जो निर्भया का दोस्त था उसने निर्भया को खींचकर झाड़ियों की साइड कर लिया और बस का जो पहिया था इन दोनों से बचता हुआ निकल गया। अब ये 6 के 6 जो लोग थे ये भी घबराए हुए थे, इसलिए ये बस को भगाते हुए लेके चले गए। और दोस्तों इस दौरान इन लोगों ने इनके पास से मोबाइल फ़ोन, जो पर्स वगैरह जो सारी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें छीन ली थी। उसके बाद में वो जो लड़का था किसी तरीके से मदद मांगने की कोशिश करता है। सड़क के किनारे ये लोग पड़े हुए हैं। लड़का किसी तरीके से उठकर खड़ा होता है और अपना हाथ हिलाकर लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है। इस लड़के के ये बयान थे कि इस दौरान वहाँ से दर्जनों ऑटो गुजरे, दर्जनों गाड़ियाँ गुजरी। लोग देखते कि एक लड़का जो बिना कपड़ों का है, एक लड़की जो बिना कपड़ों की है, खून से तरबतर हैं, और देखते बस चले जाते। लेकिन कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक नेक दिल इंसान आता है, उसको शायद इनके हालात पर थोड़ा तरस आता है। उसके बाद में वो 100 नंबर पे जो है वो कॉल कर देता है। थोड़ी ही देर के बाद में 3 पीसीआर की जो जिप्सियाँ होती हैं वहाँ पर पहुँचती हैं, और जब 3 पीसीआर की जिप्सी वहाँ पर पहुँचती हैं तो यहाँ भी एक बड़ी अजीब चीज़ देखने को मिली कि 3 पीसीआर की जिप्सी पहुँची थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया था ये 3 अलग अलग थानों के अंडर में आता था। तो जब 3 पीसीआर की जिप्सी पहुंची थी वो तीनों अलग अलग थाने से थी। अब ये लोग सोच रहे हैं कि ये एरिया जो है किसकी ज़द में आता है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा समय जो था वो बर्बाद हो गया। उसके बाद में फ़ैसला होता है, एक जिप्सी ऐसी होती है कि जो फ़ैसला होता है कि तुम्हारी ज़द में जो लड़की लड़का है और ये जो क्राइम हुआ है ये तुम्हारी ज़द में आता है। तो उसके बाद में जो निर्भया का दोस्त होता है वो उस जिप्सी में उठाकर उस निर्भया को डालता है, और उसके बाद में सबसे पास में जो सफदरजंग इमरजेंसी है वहाँ पर ये लोग लेकर पहुँचते हैं। और दोस्तों जब ये लोग सफदरजंग इमरजेंसी में पहुँचते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर कुछ चादर, कुछ कपड़े मांगते हैं जिससे निर्भया को ढका जा सके। और वहाँ पर इमरजेंसी में जो डॉक्टर आता है, जब वो निर्भया को देखता है तो उसकी सबसे पहली जो लाइन थी वो ये थी कि ये किसकी डेड बॉडी को उठा लेकर आए, डेड बॉडी का क्या इलाज करें। आप समझ सकते हैं कि निर्भया की जो हालत थी उस समय कैसी थी। मतलब जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो निर्भया की हालत थी वो ऐसी थी कि उसकी जो आंतें थी वो पेट से बाहर आ चुकी थी, चेहरे पर नोचने खसोटने के निशान थे, और गर्दन से लेकर पांव तक ऐसी कोई जगह बची नहीं थी जहां पर उन दरिंदों ने हमला नहीं किया था। यानी बुरी से भी बुरी चीज़ आप अगर सोच सकते हैं तो बुरा भी मैं क्या कहूँ इसमें, मतलब कुछ ऐसी हालत निर्भया की थी। खैर उसके बाद में जो डॉक्टर होते हैं किसी तरीके से निर्भया का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हालांकि निर्भया के ठीक होने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। निर्भया का इलाज शुरू किया जाता है, और उसके बाद में जो निर्भया का केस हुआ था इस बारे में जो खबर थी ये पूरे देश के अंदर फैलती है। दिल्ली एकदम से सन्न पड़ जाता है। दिल्ली मानने को तैयार नहीं था कि इस तरीके से भी रेप हो सकता है। रेप तो अमूमन इस तरीके की खबरें देखने को मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस ने इतना ज़्यादा सख्ते में लोगों को ला दिया था, इतना ज़्यादा आक्रोश, इतना ज़्यादा जुनून लोगों के अंदर भर दिया था कि कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। अब दोस्तों लगातार प्रेशर बढ़ रहे हैं, पुलिस के ऊपर भी लगातार प्रेशर पड़ रहा है। और दोस्तों इस दौरान पूरे देश के अंदर जो निर्भया थी हर घर की बेटी हो जाती है। हर घर से निर्भया के लिए दुआएं, प्रेयर हो रही है, निर्भया का इलाज चल रहा है। इधर पुलिस जो थी वो छानबीन शुरू करती है कि क्या कुछ हुआ था, तो परत दर परत सारी चीज़ें जुड़ती हैं जो कि मैंने बताया क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। लेकिन इसी बीच में पुलिस देखती है कि एक 8 किलोमीटर की रेंज में एक वाइट कलर की जो बस है वो चक्कर लगा रही है। इस दौरान पुलिस वाले भी वहाँ पर हैं, पीसीआर की जिप्सी भी खड़ी हुई हैं, और बस के अंदर रेप हो रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं है। खैर पुलिस वाले जो थे वो उस बस के नंबर के आधार पर उस बस के ड्राइवर तक पहुँचते हैं, और ड्राइवर से उन बाकी के 6 लोगों तक पहुँचते हैं जो उस दिन बस के अंदर मौजूद थे और जिन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और इन 6 के 6 लोगों को जब पुलिस थाने लेके जाया जाता है तो ये लोग अपने बयान भी देते हैं। अच्छा, कुछ लोग इनकी बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं,
इधर दोस्तों जो निर्भया थी उसकी जो हालत थी ये दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। उसके जो ऑर्गन्स थे वो डैमेज हो रहे थे, इन्फेक्शन फैलने का डर था। इलाज लगातार जारी था। देश के जो बेस्ट हार्ट के सर्जन थे, जो ऑर्गन्स के सर्जन थे, उनको बुलाया जाता है, दिखाया जाता है। पहले ये खबर थी कि सफदरजंग से निकाल कर उसको मैदान लेके जाया जाएगा, लेकिन फिर जब ऑर्गन्स में इन्फेक्शन फैलने लगता है तो ये फैसला लिया जाता है कि सिंगापुर के अंदर माउंट एलिजाबेथ, जो वर्ल्ड का बेस्ट ऑर्गन्स, जो जहाँ से ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेके जाया जाता है। अच्छा, सरकार भी उस समय कह रही थी कि सारा जो खर्चा है वो हम देंगे, इसलिए दिसंबर लास्ट में इसको सिंगापुर लेके जाया जाता है। माता पिता साथ जाते हैं निर्भया के, और दोस्तों हर तरफ दुआएं थी कि निर्भया ठीक हो जाए। शुरुआत में खबर आती है कि निर्भया की जो हालत है थोड़ी बेहतर हो रही है, सुधर रही है, लोग थोड़ा राहत के साथ लेते हैं। लेकिन 29 दिसंबर को पूरे देश की उम्मीदें टूट जाती हैं। निर्भया आखिरी सांस लेती है। 29 दिसंबर को निर्भया की मौत हो जाती है। अब दोस्तों जब निर्भया की मौत होती है तो पूरे देश के अंदर एक अलग उबाल, नेता, बयानबाजी, पक्ष विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट और संसद के अंदर हंगामा, हर तरफ हंगामा देखने को मिल रहा था। कैंडल मार्च देखने को मिल रहे थे, सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। हर तरफ जो माहौल था, ये माहौल एक तरीके से ऐसे आग के गोले में तब्दील हो चुका था कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ निर्भया की बातें चल रही थीं। अब दोस्तों हर तरफ यही मांग चल रही थी कि जो निर्भया के दोषी हैं उनको जल्द से जल्द मौत की सज़ा होनी चाहिए। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये आया कि जो निर्भया का दोस्त था, जब वो पहली बार निर्भया से मिलने गया था तो निर्भया उस समय बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने लिख कर कहा था कि मेरे इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और पैसे तो है नहीं। तो उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, बस तुम ठीक रहो, जल्दी ठीक हो जाओगी। उसके बाद में निर्भया अपने माता पिता से भी बात करती है, लिख के ही बात करती है। वो कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, और मेरे जो दोषी हैं, जिन्होंने मेरे साथ में ऐसी दरिंदगी की है, उनको ज़िंदा जला देना। और जब ये चीज़ें लोगों को पता चलती हैं तो और ज़्यादा विरोध होता है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचता है, और इस दौरान जो राम सिंह था उसने जेल के अंदर सुसाइड कर लिया, मारा गया वो। और एक और लड़का जिसका नाम जुबनैल था, बताया जाता है कि उस समय उसकी उम्र जो थी वो बालिग होने में 7 से 8 महीने कम थी। अब ये भी बहस चल रही थी कि उसको बालिग माना जाए या ना माना जाए, और ऐसे को अगर बालिग नहीं मानेंगे तो फिर क्या मानेंगे। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानो तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा दरिंदगी, जो सबसे ज़्यादा हैवानियत अगर किसी ने दिखाई थी तो वो इसी नाबालिग लड़के ने दिखाई थी। अब जो लड़का जिसकी उम्र बालिग होने में 6 से 7 महीने कम थी, अब उसको हमारे कानून के हिसाब से सख्त सज़ा दे भी नहीं जा सकती, ना उसको खूंखार अपराधियों के साथ रखा जा सकता। लिहाजा 3 साल के बाद में वो जो व्यक्ति था, जो नाबालिग था, वो बरी हो जाता है, लेकिन उसकी पहचान छुपाई जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के सामने आ जाए और कोई उसको नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि देश के अंदर आक्रोश था, बवाल था। बाकी के जो एक तो सुसाइड कर चुका था, बाकी के जो 4 लोग थे उनको फांसी की सज़ा होती है। बाद में हाई कोर्ट मामला पहुंचता है, हाई कोर्ट ने भी सज़ा को बरकरार रखा था। बाद में वो लोग चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा था। उसके बाद में उन लोगों को फांसी दी गई। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि जो लड़का नाबालिग था वो कहाँ है। दरअसल नाबालिग लड़का उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले के गाँव का रहने वाला है। उसके घर में उसके पिता मानसिक रूप से बीमार हैं, 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, उस आरोपी की भी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं। लेकिन दोस्तों जो केस था निर्भया का, ये केस ऐसा था कि इसको इंसान शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। निर्भया को जो तकलीफ़ महसूस उस समय हुई होगी जब निर्भया ये दर्द सह रही थी, तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, न मैं अंदाज़ा लगा सकता। बस मैं आप लोग को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद देश के अंदर कानून सख्त हुए, रेप के आरोपियों को बहुत बुरी तरीके से सज़ाएं भी दी गई। बुरी तरीके से यूँ कह रहा हूँ कि बहुत किसी भी एंगल से रेप के आरोपियों को छोड़ा नहीं गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद इस तरीके की चीज़ें कम होगी, क्योंकि देश के अंदर सब के सब नागरिक जो थे वो निर्भया के लिए दुआएं मांग रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। अब ऐसा तो नहीं था कि जो इस तरीके की मानसिकता रखते होंगे वो निर्भया के लिए दुआएं नहीं मांगते होंगे। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं ये होती रहती हैं। आपने कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सुना, निर्भया की तरह दर्दनाक किस्सा था।
और उसके बाद भी न जाने कितने ही ऐसे केसेस रेप के मैं आप लोग को सुना चुका हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई पैदाइशी रेपिस्ट नहीं होता, बस हालात कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पर इंसान के ऊपर शैतान सवार हो जाता है। और दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में अगर इंसान अपने आप को कंट्रोल कर लेता है तो वो एक बेहतर इंसान है। इंसान को जिस तरीके से इंसान अपनी बहन को देखता है, अपनी पत्नी को देखता है, अपनी माँ को देखता है, उसी तरीके से दूसरे की बहन, बेटी, पत्नी को भी देखना चाहिए। किसी के ऊपर जुल्म कर कर, अत्याचार कर कर, एक छोटी सी चीज़ के लिए आप ये काम कर देते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को आप लोग कितना सपोर्ट करने वाले हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन रात 8 बजे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।